देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्लास 12th की केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। वैसे ही क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा। अंत तक देखते ही सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर याद नहीं होता कॉमेंट कीजिए, कॉमेंट करके बतलाइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या करा है, मोलरता तथा मोललता में अंतर बतलाना है। देखिए, सिंपल है। मोलरता में और मोललता दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा दो पार्ट में। पहला में लिखिएगा 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, बस इतना लिख देना है मोलरता में। और मोललता में पूछेगा, इसमें याद रखिएगा 1 kg, 1 kg विलायक, इसमें 1 लीटर विलियन, इसमें 1 kg विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइम में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसमें इसे बड़का एम यानी कैपिटल एम के द्वारा सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल एम के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तीसरा लिखिए, इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, यानी जो मोलरता है इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, और मोललता है इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन बहुत बहुत ही आसान है, याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम दे देंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर अभी ही डाल देंगे। ठीक है, टेलीग्राम का नाम है NKK ऑफिशियल, NKK ऑफिशियल 3M, NKK ऑफिशियल 3M। जो इस चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का भी नाम है। इसका पीडीएफ दे देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मोल प्रभाज क्या है। मोल प्रभाज पूछे या मोल अंश पूछे, मोल प्रभाज या फिर मोल अंश, तो आंसर यही लिखिएगा। आंसर लिखिएगा, किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक का मोल संख्या। देखिए, कोई किसी विलयन में विलय हो या विलायक का मोल संख्या तथा उस विलयन में मोल संख्या का अनुपात, तथा उस विलयन में मोल संख्या का जो अनुपात होगा उसे ही मोल प्रभाज या मोल अंश कहेंगे, जिसे एक्स के द्वारा सूचित किया जाता है। बस इतना इतना ही लिख सकते हैं। ठीक है, इतना भी लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। अगर थोड़ा और अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं माना कि। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को और अच्छा से समझ आए, लिखिएगा माना कि। माना कि विलियन में दो अवयव, माना कि इस विलियन में हम मान लेते हैं दो अवयव ए तथा बी है, ए एवं बी है, जिसमें ए विलय है। हम देखिए, ए को मान लिए हैं विलय और बी को मान लिए हैं विलायक। ठीक है, मान लेते हैं। अगर नहीं माने तो नहीं भी लिख सकते हैं। और स्मॉल एन को विलय का मोल संख्या, और इस स्मॉल एन को विलय का मोल संख्या मान लिए हैं, तथा कैपिटल एन को विलायक का मोल संख्या मान लिए हैं। बस यही चीज लिख दिए हैं, देख सकते हैं। यही चीज एक्स किसी एक्स मोल अंश या मोल प्रभाज है, ए को अभी माने हैं विलय, तो इसको कहेंगे विलय का मोल अंश। एक्स बी को विलायक का मोल अंश, स्मॉल एन को विलय का मोल संख्या जो माने हैं, स्मॉल यानी कैपिटल एन को विलय का मोल संख्या जो माने हैं वही लिख दिए हैं। तो यहाँ से आपका विलय का मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, विलय, ये मतलब विलय माने थे, विलय का मोल अंश बराबर यानी विलय का मोल संख्या बटे विलय का मोल संख्या प्लस विलय का मोल संख्या। स्मॉल एन मतलब विलय का मोल संख्या, कैपिटल एन मतलब विलय का मोल संख्या। ये लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, हेनरी का नियम क्या है, इसकी सीमाएं को, यानी हेनरी का नियम लिखना है तथा इसका सीमाएं क्या है वह लिखना है। आंसर लिखिए, हेनरी के नियम, यानी हेनरी के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी गैस की विलेयता दरों में, यानी हेनरी के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर, ठीक है, निश्चित होना चाहिए ताप, और किसी गैस की जो विलेयता होगा वह दरों में आंशिक दाब के समानुपाती होगा। बस यही इसका हेनरी का नियम है। अब मान लेते हैं किसी गैस की विलेयता दरों में एस मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी गैस की विलेयता दरों में एस है, तथा आंशिक दाब यानी प्रेशर आपका पी है। ठीक है, आंशिक दाब आपका पी है, तो वही तो क्या है, इसके एस समानुपाती पी, जो अभी पहले पॉइंट लिखे, क्या लिखे, किसी गैस की विलेयता दरों में जो एस माने आंशिक दाब के समानुपाती होता है, यानी पी के समानुपाती होता है, एस समानुपाती पी, वही लिखे हैं। बस यहीं से लिख दिए एस बराबर। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएं, इक्वल का चिन्ह देंगे, तो इसके लिए कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट हम के एच ले लिए, जो हेनरी एक नियतांक है, बस वही लिख दिए हैं, बस हो गया। यही आपका हेनरी का नियम है। और पूछा इनकी सीमाएं क्या है, तो इनकी निम्न सीमाएं हैं। सीमाएं लिख दीजिएगा, अत्यधिक ताप नहीं हो, अत्यधिक दाब भी नहीं हो, गैस की विलेयता विलायक से कम, यानी गैस की जो विलेयता होगा वह विलायक से कम होना चाहिए। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या है, हेनरी के नियम का दैनिक जीवन में उपयोग, यानी हेनरी का नियम जो हमारे दैनिक जीवन, इसका हमारे जीवन में क्या इसका उपयोग है। आंसर लिखिएगा, हेनरी के नियम का दैनिक जीवन में उपयोग निम्नलिखित है, ये सभी लिख दीजिएगा। अब पहला पॉइंट लिखिएगा, इनमें से क्या है,
इनके नियम से शीतल व पदार्थों में CO2 गैस की मात्रा घुलाई जाती है ताकि वो अधिक दिनों तक सुरक्षित रह सके। यानी शीतल व जितना भी पदार्थ होगा उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा घुलाई जाती है ताकि वो अधिक दिनों तक सुरक्षित रह सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। इनके नियम से समुद्री गोताखोर अपने उपकरणों में हीलियम गैस का भरता है ताकि शोषण क्रिया में कोई भी कठिनाई न है। यानी इनके नियम के अनुसार जो समुद्री जो गोताखोर होता है, समुद्र में जाता है, वो अपने उपकरणों में जो सिलेंडर लेकर जाता है उसमें हीलियम गैस भरता है ताकि उसको यानी सांस लेने में कठिनाई न हो। ठीक है, पाँचवा देखिए, वाष्प दाब क्या है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब में क्या होता है, जब वाष्पशील विलय को विलयन में डालते हैं और अवाष्पशील विलय को विलयन में डालते हैं। समझ गए? यानी वाष्प दाब क्या है और वाष्प दाब में क्या होता है जब वाष्पशील विलय को डालते हैं और अवाष्पशील विलय को डालते हैं। देखिए आंसर सिंपल, बहुत ही आसान है। जब किसी दवा को बंद बर्तन में गर्म करते हैं, यानी कोई भी लिक्विड होगा उसको हम बंद बर्तन में गर्म करेंगे तो वह वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगता है, सभी जानते हैं। जब देखिए कोई भी दवा हो उसको जब आप लोग गर्म कीजिएगा तो वाष्प निकलेगा। यह वाष्प बर्तन की दीवार पर एक विशेष प्रकार का दाब देता है जिसे ही उसे ही आपका वही आपका वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, अब पहला पूछा गया था जब वाष्प यानी वाष्प दाब, जब इसमें वाष्पशील विलय को डालते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, वाष्पशील विलय को डालते हैं तो क्या होता है, देखिए वाष्पशील विलय को विलयन में जब डालते हैं तो वाष्प दाब बढ़ जाता है और अवाष्पशील विलय को विलयन में जब डालते हैं तो वो वाष्प दाब घट जाता है। भाई बस यही लिख देना है, 2 नंबर दिया जाएगा। अगला देखिए, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में, ठीक है, आप लोग अक्षर सही से कर लीजिएगा, आप लोग सही से लिख सकते हैं। आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। चलिए दोनों पार्ट को डिवाइड कर दीजिए दो भाग में, आदर्श और अनादर्श। पहला पॉइंट लिखिएगा, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। बस बहुत ही आसान है, ऑब्जेक्टिव टाइम में भी पूछा जाता है। आदर्श विलयन है जो कि राउल्ट के नियम का पालन करता है और अनादर्श विलयन है वह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा लिखिए, इसमें अवयवों को मिलाने पर इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी इसमें जब अवयव को मिलाते हैं तो इसके आयतन में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है आदर्श विलयन में। यानी अर्थ ये लिख भी सकते हैं, नहीं अर्थात में इसको लिखती हैं, समझने लिख भी सकते हैं। अर्थात मतलब डेल्टा भी मतलब वॉल्यूम यानी आयतन। यानी इसमें अवयव को जो यानी आयतन को जो इसमें अवयव को मिलाएंगे तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी शून्य होता है, बस वही लिख दिए हैं। इसमें अवयव को मिलाने पर इसके आयतन में परिवर्तन होता है, अर्थात डेल्टा भी बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, बस यही अर्थात में लिख दिए। दूसरा लिखिएगा, इसमें अवयव को मिलाने पर ताप में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात डेल्टा टेम्परेचर बराबर 0, यानी डेल्टा टी बराबर 0 हो जाएगा। इसमें अवयवों को मिलाने पर ताप में परिवर्तन होता है, अर्थात डेल्टा। इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, इसमें अवयवों को मिलाने पर ताप में परिवर्तन नहीं होता है, इसमें है ताप में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, 0। इसमें अवयवों को मिलाने पर ताप में परिवर्तन होता है, अर्थात डेल्टा टी बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, क्या अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, इसके प्रकार को लिखें। अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, इसके प्रकार को लिखना है। देखिए आंसर, तनु विलयन का वैसा गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। बहुत ही आसान है। क्या है, तथा यह 4 प्रकार के होते हैं। बताइए, तनु विलयन का वैसा गुण जिसमें विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। तनु विलयन का वैसा गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसे अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। एवं यह 4 प्रकार के होते हैं, सभी जानते हैं। पहला वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का अवनयन, हिमांक का अवनमन, परिसारिक दायनी या फिर परासरण दाब जो बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है प्रत्येक बार। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, वांट ऑफ गुणांक क्या है। वही ये जो क्वेश्चन अभी देख रहे थे ये वही क्वेश्चन है, देख से जो अभी किए हैं। अब देखिए वांट ऑफ गुणांक क्या है, वांट ऑफ गुणांक क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विलयन में विलय का समान आणविक द्रव्यमान तथा असमान आणविक द्रव्यमान के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। इसे स्मॉल आई के द्वारा सूचित किया जाता है। बस इतना ही लिख देना, ये मानिएगा तो मान सकते हैं, अगर नहीं इतना भी लिख दीजिएगा कम चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिलोम प्रासरण को समझाए। प्रतिलोम प्रासरण क्या है, जब किसी विलयन में प्रासरण दाब से अधिक दाब दिया जाता है तो
अर्धपारगम, यहाँ पर काट के अर्धपारगम सही से लिख दीजिएगा। अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक के अणु निकलने लगते हैं, जिसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं। बहुत आसान है। जब किसी विलयन में परासरण दाब से अधिक दाब दिया जाता है तो अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक के अणु निकलने लगते हैं, जिसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं। चलिए, इस वीडियो में 9 प्रश्न बतलाए। इससे पहले 2 वीडियो डाले थे, ठीक है। इससे पहले केमिस्ट्री का 2 वीडियो डाले थे। उस दोनों वीडियो को अवश्य ही देखिए और सारे प्रश्न को अवश्य ही याद कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।